रेखांकित अंश की व्याख्या करना। खंड ब में जो खंड अ होता है उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद सबसे पहला प्रश्न खंड ब का यही होता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या। एक पठित गद्यांश दिया रहता है और एक पद्यांश भी होता है अगले प्रश्न में। तो गद्यांश की हमें संदर्भ लिखनी होती है, व्याख्या, और कुछ प्रश्न उसी गद्यांश में से पूछे जाते हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करें, और ये पूरे 6 नंबर गद्य में और 6 नंबर पद्य में आता है। टोटल 12 नंबर एकदम फिक्स कर लेते हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या किस प्रकार करें। तो मेरे पास एक मॉडल पेपर है, तो उसमें प्रश्न है खंड ब का, काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य एवं गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्याश्चयन्तयो माये जनाः पर्युः पासते। इस प्रकार ये एक गद्यांश दिया है। अब गद्यांश में हमें प्रश्न आगे पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहले तो हमें इस गद्यांश किस पाठ से लिया गया है उस पाठ का नाम तथा उसके लेखक का नाम पता होना चाहिए। तो ये ममता पाठ का है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। तो इसका संदर्भ लिखेंगे, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, और फिर प्रश्न है धर्मचक्र कहाँ स्थित था। तो इसको लिखें पहले। जैसे संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। जैसे ये प्रश्न इसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो हमें पहले तो खंड ब डालना है, स्केच की सहायता से खंड ब, फिर प्रश्नोत्तर संख्या जो भी हो, फिर पहला प्रश्न हमारा कहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हेडिंग डाल के एक लाइन छोड़ के हमें संदर्भ लिखना है। इसी प्रकार प्रस्तुत गद्यांश, यहाँ गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर दूसरा प्रश्न था हमारा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। इसी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए पहले तो हेडिंग होनी चाहिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पे दूसरा नंबर डालना जरूरी है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें पहले तो कवि कहना क्या चाहता है पूरे निचोड़ को लिखेंगे, फिर अंतिम में हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो इसमें जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, काशी के उत्तर में अनेक बौद्ध स्मारक हैं। इन स्मारकों को मौर्य वंश एवं गुप्त वंश की शान बढ़ाने के लिए बनवाया गया था। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, ये स्मारक अब टूट फूट चुके हैं। इनकी टूटी फूटी चोटियाँ, दीवारें, कंगूरे खंडहर बन गए हैं। इन पर झाड़ियाँ उगाई हैं, पत्ते बिखरे हैं। इन खंडहरों को देखकर ऐसा लगता है मानो ईंट के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्पकला की आत्मा ग्रीष्म ऋतु की चांदनी से स्वयं को शीतल कर रही है। इस प्रकार ये रेखांकित अंश का व्याख्या। फिर अगला प्रश्न है, धर्मचक्र कहाँ स्थित था। धर्मचक्र काशी नगर के उत्तर में स्थित है, जिसे भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ नामक स्थान पर स्थापित किया था। ये यहाँ पर लिखा है, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। तो इसी को व्यापक रूप में लिखने के लिए
इस प्रकार लिखेंगे। धर्मचक्र काशी नगर के उत्तर में स्थित है, जिसे भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ नामक स्थान पर स्थापित किया। इसी प्रकार इस प्रश्न का अथवा जो प्रश्न है उसमें भी एक अन्य गद्यांश दिया है। इन दोनों में से कोई एक गद्यांश करना होता है, तो ये गद्यांश भी देखते हैं इसको किस प्रकार से लिखेंगे। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है, उभरे नैनों की ज्योत पसरती जा रही है, और यह यशोधरा वैसे ही कमलनाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी। पहले तो इस गद्यांश को पढ़ के हमें यह निश्चित करना है कि यह किस पाठ से है और इसके लेखक कौन हैं। और यशोधरा और राहुल का जो चित्रण किया गया है भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा किया गया है, जो कि अजंता नामक पाठ में है। तो पहले इसको पढ़ें। और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते। और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा, द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने को आया था, और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। बार बार वो भागने को होता है, बार बार पकड़कर संघ में लौटा दिया जाता है। उधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। अब इसमें प्रश्न दिए हैं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ तो हमें पता है कि यह अजंता पाठ का है। अजंता पाठ के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं, तो इसी के आधार पर इसका संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। अब अगला प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसकी गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या पिछले प्रश्न की तरह हेडिंग डालेंगे। पहले हेडिंग डालने के बाद फिर हम उसको एक लाइन छोड़ के नीचे से लेखक भगवान बुद्ध के गृह त्यागने का वर्णन अजंता के चित्रों के माध्यम से करता हुआ कहता है कि एक चित्र में हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका सौंदर्य छलक कर चारों ओर बिखर गया हो। उनकी सुंदर उभरी आँखों से चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। उनकी पत्नी यशोधरा भी उसी प्रकार कमलनाल लिए त्रिभंग मुद्रा में खड़ी हैं। ये रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर तीसरा है, उपयुक्त गद्यांश में कहाँ के दृश्यों का वर्णन किया गया है या चित्रण किया गया है। तो उपयुक्त गद्यांश में अजंता की गुफाओं में दीवारों पर बने चित्रों का वर्णन किया गया है। इनमें गौतम बुद्ध, यशोधरा, नंद, सुंदरी आदि के माध्यम से गौतम बुद्ध के गृह त्यागने का अत्यधिक सुंदर वर्णन है। इस प्रकार गद्य खंड में सिर्फ 3 ही प्रश्न में हमें पूरे 6 नंबर मिल गए, जो कि 2-2 नंबर के प्रश्न थे। अब पद्य खंड। पद्य में भी इसी प्रकार जैसे 22वां प्रश्न दिया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें भी हमें पद्यांश पढ़ के पहले ये निश्चित करना है कि यह किस पाठ का है और इस पाठ के कवि कौन हैं। तो धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सुंदर चोटी, खेलत खात फिरै अंगना, पग पैजनी बाजती फिर कछोटी। यहाँ पे रसखानी, वा छवि को रसखानी बिलोकत, रसखानी का नाम आ गया है। इसे हम ये पकड़ सकते हैं कि ये रसखान कवि के चैप्टर का है और जिसके चैप्टर का नाम, पाठ का नाम सवये है। तो इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमें ये पता हो गया है कि इस
पाठ के कवि कौन है और पाठ का नाम क्या है, तो संदर्भ हम आसानी से लिख सकते हैं। संदर्भ गद्य की तरह ही प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड के या काव्य खंड के संकलित सवयव नामक शीर्षक से लिया गया है। इस पद्यांश के रचयिता सुजान रसखान जी हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश इतना है, तो हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले इसका प्रसंग लिखना चाहिए। ये किस बारे में बात हो रही है तथा इस पूरे सवयव का निचोड़ क्या है वो प्रसंग में लिखा जाता है, फिर व्याख्या की जाती है। तो प्रसंग में रेखांकित अंश की व्याख्या के प्रसंग में लिखेंगे हम, प्रस्तुत सवयव में कवि रसखान ने श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत सुंदर एवं सजीव चित्रण किया है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर एक गोपी दूसरी गोपी से उनकी सुंदरता का बखान कर रही है। इसी के विषय में व्याख्या रेखांकित अंश का, तो कवि रसखान कहते हैं, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, श्याम वर्ण के कृष्ण धूर से भरे हुए अत्यंत सुशोभित एवं आकर्षक लग रहे हैं। ऐसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। वे अपने आंगन में खाते और खेलते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है और वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। इस प्रकार रेखांकित अंश की व्याख्या। अब अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में किसे भाग्यशाली बताया गया है। तो इस पद्यांश में एक कौवे को भाग्यशाली बताया गया है, जिसने श्री कृष्ण के मुंह से रोटी का टुकड़ा छीनकर खुद खा रहा है, तो उस कौवे को भाग्यशाली बताया गया है। तो कवि रसखान ने उस कौवे को भाग्यशाली बताया है जिसे श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीनकर खाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार इसमें यह भी प्रश्न हो सकता है। अब अगला देखते हैं, ख में क्या है, नहीं चाहिए बुद्ध बैर की, भला प्रेम का उन्माद कहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजाद शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। यह भारत माता का मंदिर, यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। ये पता हो गया तो संदर्भ हम आसानी से लिख सकते हैं। तो संदर्भ लिखेंगे हम, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के भारत माता का मंदिर यह शीर्षक से लिया गया है। इस पद्यांश के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब आगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में पहले हमको प्रसंग लिखना है, किस विषय में बात हो रही है। तो प्रसंग में प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने भारत की गौरवशाली महिमा का बखान किया है। व्याख्या, कवि ने भारत देश को सभी तीर्थों का तीर्थ कहते हुए हमें अपना मन शुद्ध बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है। कवि ने समस्त देशवासियों से अनुरोध करते हुए कहा है कि हमें शत्रुहीन बनना है और सभी से मित्रता करनी है तथा सद्गुणों को ग्रहण करते हुए हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है। यह रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ अगला प्रश्न है, भारत देश किस प्रकार का तीर्थ है। भारत देश तीर्थों का तीर्थ कहा गया है जहाँ असीमित प्रेम और मानवता की भावना विद्यमान है।